स्वागत है आपका। आप ऑनलाइन मोड के थ्रू आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज को लेके चल रहे हैं। ये स्पेशल सीरीज इसलिए है क्योंकि बिहार बोर्ड के साथ-साथ हम इसमें अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने उसको स्पेशल सीरीज नाम दिया है। जिसके अंतर्गत हम बिहार बोर्ड वाले बच्चों को तो मेरा टारगेट है ही, उसके साथ-साथ मेरा टारगेट है जो बिहार बोर्ड के साथ-साथ अन्य एग्जाम का भी तैयारी करना चाहते हैं, उसको भी लेके हम चल रहे हैं। जैसे कि आप यूपीएससी के लिए सोचते हैं या बीपीएससी के लिए सोचते हैं, टीईटी के लिए सोचते हैं या एसएससी के लिए सोचते हैं, तो उसको एटलीस्ट हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम पूरे-पूरे एग्जाम को तैयारी कराएँगे, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उन एग्जामों के बारे में आपको हम ब्रीफ आइडिया ज़रूर दे दे सकते हैं कि इन एग्जामों की तैयारी कैसे हो, क्या ये एग्जाम को किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे उसमें अप्रोच कर सकते हैं, क्या-क्या किताब पढ़ सकते हैं, ये ज़रूर हम इसके बारे में बीच-बीच में जानकारी देते रहेंगे। और एक आइडिया भी डेवलप करेंगे, एक बेसिक कांसेप्ट भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं हमारे लेक्चर के थ्रू। तो आप मेरे लेक्चर के थ्रू ना सिर्फ आप बिहार बोर्ड के को अच्छे से पढ़ेंगे, साथ-साथ ये भी जानेंगे किस किताब को किस तरीके से पहले साथ-साथ आप ये जानेंगे कि किस तरह से हमको पढ़ना है, क्या कैसे क्या करना है, ये सब इन सब सारे बातों को जानेंगे आप, ठीक है? तो इसी सीरीज में हम लेके चल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हम लोग अलग-अलग सब्जेक्ट को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार को। 1 मिनट। मौलिक अधिकार। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग पॉलिटी सेक्शन को ले रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हाँ, हमने पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हमने पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हम प्रियम्बल को यानी प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं, संघ संघ के बारे में पढ़ चुके हैं, नागरिकता के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग मौलिक के बारे में पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार को हम 2 सेक्शन में बाँटे। एक मौलिक अधिकार हम लुसेंट के थ्रू पढ़ रहे हैं और एक मौलिक अधिकार हम एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो मौलिक अधिकार जो हम लुसेंट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसका ये लक्ष्य है कि हम हर एक अनुच्छेद को अच्छे से जानेंगे कि 12 से 35 अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार का वर्णन है, उसके एक-एक अनुच्छेद को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि अनुच्छेद मतलब है हमारे संविधान में कैसे लिखा गया है चीज़ों को। मतलब 12 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, 13 में क्या कहा है, 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है और उस अनुच्छेद के कि जैसे 14 में क्या है, समता का अधिकार, किस तरह का समता? उसका जो ब्रीफ आइडिया है, उसका जो ब्रीफ डिस्कशन है, वो हम एनसीईआरटी के माध्यम से जानते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है। रैंडम में उन्होंने चीज़ों को दे दिया है बट एनसीईआरटी की में सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। सब्जेक्टिविटी कहने का क्या मतलब है कि एनसीईआरटी आपको समझाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न को नहीं बताती है। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों को साथ टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। क्या है? 6 मौलिक अधिकार जिसके अंतर्गत हमने कहा आपको 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो उसमें हमने समता के अधिकार को पढ़ लिया था कल के लेक्चर में हमने समता के अधिकार जो 14 से 18 अनुच्छेद में जिसका वर्णन किया गया, जिसमें हमने अलग-अलग टाइप के समता के अधिकार को वर्णन किया कि ये हमारे संविधान ने हमको बराबरी का दायरा दिया। समता मतलब क्या? हम इक्वल लेवल में सारे लोगों के साथ हम समाज में रह रहे हैं, समाज के सारे लोग एक जैसे समान है। ये समता क्या? जो समता का अधिकार है मतलब क्या? किस-किस तरह की समता? हमारे संविधान में किस-किस तरह के 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में 4 तरह के मतलब टोटल 5 अनुच्छेद में वर्णन किया है। जैसे 14 में विधि के समक्ष स्वतंत्रता। विधि मतलब क्या? अब कानून के विधि मतलब होता है कानून के नज़र में सारे लोग स्वतंत्र हैं। मतलब कानून ये नहीं कि बड़े लोग हैं उस पे अलग तरीके से अप्लाई होगा, जो नीचे जाति के उसके अलग तरीके ऐसा नहीं। विधि मतलब कानून के नज़र में सारे लोग इक्वल होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं विधि के समक्ष स्वतंत्रता।
इस तरह से हम लोग पढ़ना, धर्म, नात, जाति आधार, लिंग के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इसके अलावा लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समानता। इसके बाद अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत कर दिया। इसका अलावा उपाधियों का अंत हो गया। इन चीजों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में हम आप पेज के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और कैसे कैसे इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार कितने टाइप के हैं, क्या क्या है, थोड़ा हम चलते हैं पेज को लेके। स्वतंत्रता का अधिकार है क्या, कैसे है, इसके सारे बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए हम लोग बात की स्वतंत्रता, हमने ये थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा पास बुक होगा तो उस चेक, स्वतंत्रता का स्वतंत्र है तो ये हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ये कैसे कैसे इसको समझेंगे। हमारे मूल संविधान में 7 तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संविधान में कितने तरह के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो 7 तरह का स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन अब क्या है, 6 तरह का स्वतंत्रता, 6 क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले 7 था, 7 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक 7वां अधिकार, तो 7वां अधिकार हमारे संविधान में यहाँ देखिए संपत्ति का अधिकार है, दिख रहा होगा संपत्ति मतलब पहले हमारे यहाँ संपत्ति जमीन कार में दिया, उसको एक मौलिक हटा दिया बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। और फिर जो है इसको फिर इस तरह से 6 हमारे पास संविधान बचे। इसके बारे में हमने कल चर्चा की, इसको आज थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे। ये स्वतंत्रता का अधिकार में अलग अलग अधिकार, जैसे कि 19 में ए में बोलने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार दिया जाता है। पूर्ण हथियार को एकत्रित होने का अधिकार है। फिर 19 के सी में संघ बनाने का अधिकार है। 19 के डी में किसी भी देश के क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 15 में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद 19 जी में कोई भी व्यापार, अब ये देखा चलाने की ये क्या चीज, आप ये बोलने का अधिकार। तो 19 ए में हमारे संविधान में कहा है कि आप सरकार के किसी के विरुद्ध आप किसी चीजों पे चर्चा, साउंड नहीं आ रहा है, अच्छा 1 मिनट देखते हैं साउंड का, साउंड शायद नेट का प्रॉब्लम आ जाएगा साउंड, तो साउंड नहीं आएगा तो थोड़ा देर वेट करना, इसके बाद देखते हैं साउंड नेट ठीक होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार हम बात कर रहे थे, आना चाहिए साउंड। देखो हम लोग बात कर रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने कहा कि बोलने का अधिकार, ठीक है ना, शांतिपूर्ण। अब देखिए इसमें आपको क्या है कि एक लिस्ट 19A 19B 19C इस तरह से आपको जी तक याद कर लेना है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देते हैं ये क्या चीज है स्वतंत्रता का अधिकार। हमने आपको दिखा दिया है, उसको हम स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में दे देंगे तो आप वहां से देख लेंगे, या आपके पास लूसेंट है तो वहां से आप देख सकते हैं। बस हम आपको क्लियर कर देते हैं ये क्या है। ये आपको याद सबसे पहले ये रखना है कि हमारे पास कितने तरह की स्वतंत्रता है। ये पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, हमारे पास कितने तरह की स्वतंत्रता है। तो 6 तरह के मतलब इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार का कितना प्रकार, तो वो संयुक्त वो भी 6 है। और स्वतंत्रता में हमारे पास जो 19 में जो स्वतंत्रता का बात कही गई है कि वो जो स्वतंत्रता है कितने तरह के हैं, 19 में जो स्वतंत्रता है, वो 19 में जो स्वतंत्रता है टोटल 6 तरह का स्वतंत्रता की बात कही गई है। कि पहले जैसे हम कुछ भी बोलने का स्वतंत्रता, मतलब सरकार के विरुद्ध या सरकार की नीतियों के विरुद्ध या कोई ऐसा चीज किसी के विरुद्ध जो आपको पसंद नहीं, पसंद मतलब ये कि आप किसी की आलोचना कर, आलोचना मतलब ये है कि विश्लेषणात्मक आलोचना कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में कुछ कमियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं किसी को आप गाली दे रहे हैं, बोलने का अधिकार का ये मतलब नहीं हम किसी को गाली दें, किसी को गलौज करें, किसी से मारपीट करें। बोलने का अधिकार में हमारे संविधान ने क्लियर कहा है कि बोलने का अधिकार के ये में आपको अधिकार के में ये ध्यान रखना है कि आपका अधिकार तो हो लेकिन दूसरे का अधिकार का हनन नहीं हो। अधिकार का यही मतलब होता है कि आप वो काम करें जिससे कि दूसरे के अधिकार का हनन नहीं हो, वो होता है मौलिक अधिकार। तो बोलने का अधिकार का मतलब है ये, देखिए ये कंसेप्ट इसलिए जोड़ा गया, इसके पीछे एक तर्क है। तर्क ये था कि आजादी से पहले हमारे यहाँ बहुत बुरा स्थिति था, किसी भी लोगों को अंग्रेज के सामने में बोलने का कोई अधिकार नहीं था।
ठीक है ना। इसीलिए हमारे संविधान में विशेष रूप से इन चीजों के बारे में कहा गया है, या इसको विशेष रूप से जोड़ दिया गया है कि अगर सरकार की आपकी कोई नीतियां, कोई चीजें आपको पसंद नहीं है, तो आप सरकार के संबंध उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, उसके संबंध में आप अपना जाहिर कर सकते हैं, उसमें इकट्ठन करके आप उस पे क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह पे आप धरना कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में, ये सब चीजें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में इन सब चीजों को जोड़ा गया है। इसलिए आपने सुना होगा शाहीन बाग में महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट मतलब वहां पे धरना हुआ, तो वो भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आप जगह जगह सुनेंगे कि आप धरना हो जाता है, कहीं पे प्रदर्शन हो जाता है, मतलब प्रदर्शन का ये मतलब है प्रदर्शन करें लेकिन किसी को दिक्कत नहीं। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप अलग अलग से इसको याद करें, 19A 19B 19C, इसमें अलग अलग है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार, कंडीशन है ना कि आप एकत्रित तो होंगे लेकिन बिना हथियार, यानी कि आप हथियार के साथ मारपीट करने लगे, तो बिना हथियार के होने और सभा करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसके अलावा संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप ग्रुप बना सकते हैं, आपस में किसी पे चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो आपस में मिलके ये है। देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आप देश में कहीं भी स्वतंत्र घूम सकते हैं, किसी खास क्षेत्र को छोड़ के, कि जैसे कोई ऐसा ट्राइबल एरिया है, माने जनजातीय एरिया, उन क्षेत्रों को छोड़ के आप कहीं भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, आपका देश है, कहीं भी आप घूम सकते हैं, टहलें, रहें, उस तरह से रहें। कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी व्यापार जीविका जो आपको पसंद हो चला सकते हैं। ये हमारे तो हमारे संविधान में टोटल स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 तरह के स्वतंत्रता। उड़ीसी में आपने सुना होगा प्रेस को, प्रेस वाले को, जो ठीक है किसी के पास बोलिए हेलो कि आपका क्या विचार है किसी मामले पे, या किसी नेता को कुछ भी धड़ाक से किसी चीज को पूछने का जो अधिकार है हमारे संविधान में प्रेस का, ये 19A के अंतर्गत ही इसको रखा गया है कि जो बोलने की जो स्वतंत्रता है, वो प्रेस की जो स्वतंत्रता है 19A के ही तहत है, कि आप किसी भी विषय से भी किसी तरह का सवाल, मतलब किसी तरह का सवाल इस तरह से जो लोक हित कल्याणकारी हो, पर्सनल सवाल नहीं, लोक हित कल्याणकारी सवाल हो, उन सवालों को आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जो जो आपकी जवाबदेही, जो जनता के प्रति जो जवाबदेही है, उसको आप सीधा सा पूछ सकते हैं। और एक चीज और, एक क्वेश्चन और आता है, प्रेस को हमारे यहाँ लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, चौथा पिलर कहा जाता है। ये भी आप याद है, हम किस चीज को हमारे यहाँ लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है? तो पिलर मतलब का कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका का चौथा, जैसे हमारे यहाँ ना संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब न्यायालय, और चौथा जो होता है उसको प्रेस को कहा जाता है। मतलब प्रेस, आपको किसी से कुछ भी पूछने की आजादी है, कुछ भी पूछने मतलब सरकार के संबंध में, किसी नीतियां के संबंध में, तो हम प्रेस के माध्यम से अलग अलग चीजों का उजागर होता है। तो यही चीज है, तो स्वतंत्रता का अधिकार तो इस तरह से है स्वतंत्रता। अब 20 में, ये तो 19 की बात कर रहे थे, 19 के अंतर्गत ABCD की बात कर रहे थे, अब हम 20 में बात कर रहे हैं कि 20 में क्या चीज कहा गया। तो 20 में जो है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है, इसके तहत 3 तरह का स्वतंत्रता के वर्णन, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। अब ये थोड़ा सा समझने के लिए बात कि अब के अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, मतलब अपराधी जो कोई है उसका जो दोष सिद्धि होगा उसके संबंध में, संरक्षण के संबंध में, मतलब अब कोई अपराधी है, सच में वो अपराधी है या नहीं, आप जबरदस्ती अपराधी बनाए, इसी के लिए ये अधिकार जुड़ा हुआ है। तो कोई सच में कोई अपराधी है भी या नहीं भी है, अगर आप उसको अपराधी कह देंगे, तो इसलिए उसको अपना दोष सिद्ध करने के अधिकार के संबंध में चर्चा किया। उससे हम थोड़ा सा देते हैं, इमेज को लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये क्या चीज है। ये देखिए, ये क्या है आपका, देखिए ये देखिए, भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार क्या कहते हैं, देखिए इसके अंतर्गत कहा गया अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संशोधन, मतलब इस तरह के किसी भी को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, दूसरे अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के। तो किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए इन पॉइंट इसके अंतर्गत है
पहला भी किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए हमने एक अपराध के लिए हम उस 2 बार नहीं सजा दे सकते। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही बार मिलेगी, मतलब हम वो भी किसके तहत, जो कानून में जो प्रक्रिया के तहत हम उसको सजा दे सकते। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया, ठीक है ना, एक पर्सन है, ये इनका कोई अवैध, उन्होंने कुछ अपराध किया, वो जेल गया, उसको साउंड ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम दिक्कत हो जाता है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं 20 के अनुच्छेद के बारे में, लोग बात कर रहे हैं अपराधियों के लिए दोष सिद्धि में, ठीक है, उसके हो क्या रहा है। हम लोग बात कर रहे थे कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। पहला बात को हमने चर्चा कर, मतलब कोई व्यक्ति इसी तरह का अपराध करता है या उससे अपराध होता है, कोई इसी तरह का किया तो मान लीजिए सजा, उसको नहीं देंगे। व्यक्ति के लिए अपराध होता है, उन्होंने 10 साल सजा काटा, उसको फिर हम 10 साल का सजा, मतलब किसी, वो भी किसके तहत, मैं संविधान में जो वर्णित कानून है उसी उसको सजा दे सकते हैं। ऐसे नहीं आज पूरा खराब हो गया, में खराब हो गया हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी, पहला पॉइंट है। उसके अंतर्गत हमने कहा दिया कि अपराध के लिए सजा मिलने का क्या, उन्होंने एक कोई किसी तरह का अपराध किया हो तो उसको जो कानून में जैसे अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी, और बाद में बनने वाला कानून। एक हमारे संविधान में कहा गया है, कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि किसी ने अपराध किया, चोरी किया, और हमेशा हमारे संविधान में वो लिखा हुआ है कि अगर किसी ने चोरी किया इसके लिए ये सजा है, किसी ने मर्डर किया, किसी ने डकैती किया तो इसके लिए ये सजा है। उसके लिए अलग अलग धाराएं हैं जिसको आईपीसी और सीआरपीसी बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड और इंडियन क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। तो मतलब ये एक ऐसा समझिए कि ये भारतीय संविधान में ये कानून, मतलब हमारे यहाँ इसके लिए अलग अलग कानून की किताब है कि उन्होंने चोरी किया तो उसके लिए ये सजा, उन्होंने किसी का मर्डर किया तो इसके लिए ये सजा, किसी का खून किया तो इसके लिए ये सजा, किसी डकैती हुआ तो इसके लिए ये सजा। तो वो जो कानून बन गया है, और किसी तरह के नए हमारे किसी ने उस टाइम में क्राइम किया तो जो संविधान में जो कानून बना, मतलब जो हमारे लॉ में कानून बना है उस टाइम उसी के तहत उसको सजा दिया जाएगा। उसमें जो रखा हुआ है, शुरू में मान लिया कुछ हुआ था, उसमें कुछ संशोधन होकर अभी जो तत्काल जो कानून है उसी के तहत उसको सजा दिया है। ये नहीं कि आज से 50 साल पहला वो कैसे कानून था उसको हम निकाल के, या क्या भविष्य में क्या कानून बनेगा उसके तहत हम उसको सजा नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या,
पहला बात समझिए, संविधान में अगर कोई ओरिजिनल कोई संशोधन का कानून होगा तो उसमें अगर कोई सुधार किया होगा, वो आज वो कानून कैसा है उसी के तहत उसको सजा दी। आज से संविधान में आज से 50 साल पहले अगर कुछ लिखा होगा उसके तहत संविधान में दूसरा बात ये कि भविष्य में जो कोई कानून बनेगा उसके भविष्य में, जैसे अगर किसी ने क्राइम किया, अब हम उसके लिए कानून बना देंगे नहीं इसको ये सजा मिले, ऐसा नहीं। जो अभी तक जो कानून में लिखा गया उसी के अंतर्गत उसको सजा मिलती है। ये नहीं कि अब उसके लिए हम अलग से कानून बनाएंगे फिर उसको सजा देंगे, ये नहीं नियम होता। ठीक है, मतलब जो कानून प्रक्रिया में जो वर्णित है उसी के आधार पे ये सजा। फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले ये लाइन पढ़ते हैं क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला कह रहा करते समय, करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून। इसको लाइन को आप समझिए, देखिए क्या कह रहा है, आपको हम समझाते हैं ये क्या चीज है। ये क्या चीज है इसको ध्यान कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए दूसरा, इसमें ये क्या कहा गया है, ये देखिए ये क्या है कि जो किसी के 2021 चल रहा है, आप ऐसे समझिए। तो 2021 है, ठीक है। अगर किसी ने मान लिया जो चोरी किया, ऐसे समझिए किसी किसी ने चोरी किया, तो चोरी के लिए, ठीक है ना, संविधान जिस टाइम में बना उस टाइम में कानून बना होगा, माने 1950 में कानून बना, कहा दिया कि चोरी करेगा उसको उसको जो है 10 साल का सजा होगा, सपोज 10 साल का सजा होगा, ऐसा कहा गया शुरू में। फिर बाद में संशोधन होके एक दो साल पहले, एक समझिए एक दो साल पहले संशोधन होके क्या हुआ इसके संबंध में, उसके सजा को बोला नहीं बहुत ज्यादा है, चोरी के लिए इतना क्यों सजा देंगे उसको हम। तो सजा को मतलब संशोधन होके क्या हो गया, इसको समझिए ऐसे, संशोधन होके 2000 मान लिया जाए 5 में, इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ और कहा गया नहीं चोरी के लिए इतना ज्यादा क्यों सजा देंगे, चोरी के लिए 5 साल का सजा देते हैं, सपोज चोरी के लिए 5 साल का सजा देंगे। अब क्या हुआ ये समझिए कि 2021 में फिर किसी ने चोरी कर लिया और बड़ी भयानक तरह का चोरी कर लिया, उन्होंने इस तरह का चोरी कर लिया कि उसको 5 साल का सजा देने से उसको कोई फायदा नहीं है, उसको बड़ा सजा देना पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं चलो चलते हैं हम कानून, पुराना कानून में क्या कह रहा था, आजादी के समय 1950 में जो कानून बना उसमें 10 साल का सजा का प्रावधान था। तो हम कहेंगे नहीं 10 साल का सजा उसको दे देते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये, या नहीं तो नया कानून बनाते उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं उसको 20 साल का सजा दे देते हैं। ये नहीं हो सकता है, मतलब ना तो ये कानून चलेगा बहुत पहले वाला कानून, ना उसके लिए हम नया कानून बनाएंगे। जो संशोधन होकर जो बीच जो कानून बनाया है उसी के तहत उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या कारण देखो, अरे यार ये बहुत दिक्कत है, दिख ही नहीं रहा है, बाप रे दिख नहीं रहा है, ये हो क्या रहा है, दिक्कत है। 1 मिनट, 1 मिनट।
क्या हो रहा है? हम्म। तो हम बात कर रहे थे अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में। सिंपल सी बात है कि किसी आदमी ने कोई अपराध किया, ध्यान से समझे, किसी आदमी ने कोई अपराध किया, उसके लिए पहले संविधान के बनते समय में 10 साल की सजा दी गई थी। बाद में संशोधन किया, बोला कि नहीं, उस अगर चोरी जैसे काम के उसको 10 साल की क्यों सजा देंगे, 5 ही साल का सजा देते हैं संशोधन करके। फिर जो अभी जो तत्काल जो चोरी हुआ उससे बड़ी भयानक भयानक तरह का चोरी कर लिया और उन्होंने अटैक भी किया। तो अब सोच ले कि इसके लिए नया कानून बनाया, लोगों ने सोचा कि इसके लिए नया कानून बनाना पड़ेगा। तो फिर सोचे अच्छा नया कानून बनाते हैं, उसमें 20 साल सजा डालते हैं। तो उस जो नया कानून बनेगा तो उस आदमी को उस कानून के तहत सजा नहीं दिया जाएगा। अब जो कानून बन गया है उसी के तहत, या नहीं, इन्हें की बहुत पहले जो कानून बना था जिसमें लिखा था नहीं 10 साल सजा देंगे, सो नहीं, बीच में जो संशोधन होकर जो कानून बना था नहीं उसको 5 ही साल का सजा दिया, उतना ही उसको सजा दिया जाएगा। भले उसके बाद अब कानून में सुधार किया जाएगा, फिर नए चीजों को जोड़ा जाएगा, फिर नया जो लोग होगा उसको ज्यादा सजा देगा, वो अलग बात। लेकिन जो आदमी तत्काल जो अपराध किया उसको उतना ही सजा मिलेगा, ये कह रहा है। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए वाद नहीं किया जाएगा, ये भी बात समझने के लिए। ये बात इसलिए आया है कि तीसरा पॉइंट है कि अगर आपने, ध्यान से सुन, आपने कोई गलतियां की, आपने कोई अपराध किया, तो आपको पुलिस डंडे मार मार के सच उगलवाएगी, बोल तुमने ही काम किया, तुमने ही गलत काम किया, तुमने ही काम किया ये गलत। तो इसीलिए ये चीज जोड़ा गया है कि आप मतलब जबरदस्ती आपको, आपने जो गलतियां नहीं भी की उसके लिए आपको जबरदस्ती जो है आपको उसके बारे में नहीं उगलवाया जाएगा कि आपने ये किया है। नहीं, आदमी जो है वाद नहीं किया जाएगा, गवाही के लिए वाद है, मतलब आप हाँ ठीक है बोलेंगे तो ठीक है, आपकी गलतियां हैं तो आप स्वीकार करेंगे, नहीं गलतियां तो आप बोलेंगे नहीं हमने गलतियां नहीं की। मतलब जबरदस्ती, क्योंकि आपने मूवी में देखा होगा कि जबरदस्ती पुलिस मार मार के डंडे मार के गवाही, रिटर्न गवाही लेता है कि हाँ मैंने ही चोरी की, मैंने ही किसी का मर्डर किया। इसीलिए ये चीजें जोड़ा गया है कि आप ये ब्रिटिश समय में भी होता था। ब्रिटिश समय में क्या होता था, पुलिस काफी, ये देखिए एक्चुअली और समझिए, हमारे यहाँ पुलिस सिस्टम अभी भी जो है अंग्रेज का है, इसलिए इन सब चीजों का अभी भी बहुत जगहों पे चलन है। वो अपराधी को मार मार के उगलवा लेते हैं कि नहीं, अगर किसी ने नहीं भी किया तो कह देंगे कि नहीं इसी ने किया, इसको इसी के नाम पे, दूसरे के नाम पे, उसके नाम पे चार्जशीट दायर कर दिए और बोल दिए नहीं इसी ने अपराध किया। उससे ये होगा असली अपराधी बच जाता है और गुनाह को, बेगुनाह को गुनाह साबित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, तो ये हमारा अब मौलिक अधिकार हो गया है कि आप जबरदस्ती किसी को, इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे ये क्या चीज है कि बिना किसी नियम का, कानून का आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर, नियम है 24 घंटे के अंदर अपराधियों को आपको न्यायालय में, नजदीकी न्यायालय में आपको क्या करना होता है, उसको प्रस्तुत करना पड़ता है न्यायालय, न्यायाधीश के सामने। वो पढ़ेंगे आगे कि जो है हमारा जो कुछ अनुच्छेद में कुछ उसका जो है। चलिए, तो ये है पढ़ रहे थे हम 20 अनुच्छेद के अंतर्गत तीन चीजों को जोड़ा गया। अब 21 अनुच्छेद में है प्राण एवं दाहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब प्राण एवं दाहिक, हमारा प्राण का और शरीर के रक्षण करने का ये जो क्या है स्वतंत्रता क्या है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित, ध्यान से पहले लाइन समझिए, किसी भी व्यक्ति को, चलिए हम ले चलते हैं पेज पे, ये पेज क्या है देखिए, हम बात ये कर रहे थे, हाँ चलिए देखिए, हम बात ये कर रहे थे कि प्राण व्यवधाय, किसी भी व्यक्ति को, हम 20-21 की बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, बात कर रहे थे हम, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा मतलब कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित करने का मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से, कि यहाँ पे क्या है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी मान लो व्यक्ति ए नाम का कोई व्यक्ति है, अगर उसने कोई काम किया, किसी या कोई अपराध किया, तो उसको जो सजा मिलेगी वो किसके द्वारा, विधि द्वारा स्थापित सजा के अनुसार मिलेगी। विधि जो कानून जो बना, ए ने मान लिया कोई अपराध किया, उसको जो कानून का जो सजा मिलेगा वो जो कानून जो बना है उसी के तहत। ये नहीं कि आज मान लिया किसी ने कोई कोई गुनाह किया तो उसके लिए हम कुछ भी अपने आप को सजा उसके लिए सुना दे, वो नहीं। यही हुआ कि विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन को, व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या, जो कानून में जो, जैसे कि अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, ठीक है ना, तो जो कानून में जो प्रावधान है अलग अलग, उसी के तहत उसको आपको सजा मिलेगी। अगर मर्डर का होगा तो फांसी, तो फांसी इस तरह से, या आप चोर करते हैं, डकैती करते हैं, लूट खसोट करते हैं, या किसी का धन का गबन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो उसका जो कानून जो बना है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी, यही कहा गया। चलिए, कहा गया है कि 19(1) के तहत प्रत्येक सरकार को दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण कराए। इसके भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नहीं होता। चलिए देखिए, अब ये कहा गया 19(a) में, नोट कर लिए, समझिए कि 19(a) में ही कहा गया कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने नागरिक को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध कराएगी। मतलब क्या, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी के लिए क्या करेगी, उसको स्वच्छ हवा का, जिसके लिए ग्रीन प्राधिकरण, इसको बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब क्या, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को स्थापना किया गया, जिसके अंतर्गत इसका काम है कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में चीजों को देखना और उसके आसपास को, तो उसके वो इस तरह से जो है पेड़ पौधे से संबंधित ही है, तो इसको आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। चलो, तो ये है। अब 21 के क में ये कहता है, 21 में ही ये जोड़ा गया है। देखिए 21 में ही, शुरू में ये नहीं था, 21 के ए में ही जोड़ा गया है। नीचे आप पढ़ेंगे, 1 मिनट देखिए, नीचे आप पढ़ेंगे कि 21(a) के अंतर्गत, देखिए 21(a) में यही कहा गया है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चे को एक ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य, ये समझना, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है इस बात को। ये बात समझिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको इसको समझ लेना है कि जो है, सबसे पहला बात ये समझिए कि अब 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का जो प्रावधान है वह एक मौलिक अधिकार है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कैमा संविधान, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 बच्चे को आयु को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये आप समझिए इस बात को थोड़ा सा। पहले क्या था, हमारे यहाँ छोटे बच्चे को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तहत नहीं था। अब क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या किया है, आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। अच्छा, बता देते हैं फिर से ये क्या चीज है। देखिए, हम लोग इससे पहले प्राण अवैधानिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत हमने समझा, उसमें आवाज कोई कट गया होगा तो उसमें रिकॉर्डेड में आ जाएगा लेक्चर में। हम लोग अभी 21(1) क के अंतर्गत बात कर रहे थे। 21 क में क्या कहा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है 2002 में ये अनुच्छेद, इसलिए क लगा, 21 का क लगाओ, पहले 21 क नहीं था, पहले 21 सिर्फ अनुच्छेद था। 21 के क में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार निःशुल्क, समझो ध्यान, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। मतलब कि उसके लिए उसको कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब उसको मुफ्त का शिक्षा दिया जाएगा। तो 6 से 14 आयु के वर्ष के समस्त बच्चे को एक ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवतरित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य, मतलब जरूरी शिक्षा देना ही देना है। मतलब ये फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है, कि उसको शिक्षा देना है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना अति आवश्यक हो गया है, ये समझिए। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये बात कहा गया है, मतलब इसको 2002 में इस बात को जोड़ा गया। पहले तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राज्य की नीति निर्देशक, जिसको डीपीएससी में इसको जोड़ा गया था, मतलब राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है, तो उसमें पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा की बात कही गई थी। ये बाद में हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। उसमें है 36 से 51, 36 से 51 में, उसमें नीति निर्देशक तत्व के अगला चैप्टर वही है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। हाँ, 36 से 51 में हमारे डीपीएसपी को जोड़ा गया राज्य के, उसको हम आगे अनुच्छेद में पढ़ेंगे। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या क्या थे, उसका क्या मतलब है, उसके जोड़ने के पीछे क्या है, तो हम पूरे पहले मौलिक अधिकार को पढ़ लेते हैं, उसके पूरे जानकारी ले, इसके बाद हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, नहीं सॉरी, तो ये हम ये कह रहे थे कि ये जो 6 से 14 वर्ष का जो अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था, वो पहले नीति निर्देशक तत्व में था। तो नीति निर्देशक तत्व में अब इसको मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार, बार बार हम इस इसलिए चर्चा करें कि मौलिक अधिकार के जोड़ते ही क्या हो जाता है, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो है उसको एक विशेष कानूनी अधिकार मिल जाता है। तो मौलिक अधिकार का यही मतलब है। आप सोचते हैं उसमें इसमें क्या अंतर है,
अंतर है। अब मौलिक अधिकार हो गया, कहीं पे भी बच्चे के, अब उसके लिए आप स्पेशली कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं मेरे यहाँ बच्चे को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, अब उसके लिए कोर्ट कुछ काम करेगी, कोर्ट कुछ काम करेगी तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी, आपको बच्चे को शिक्षा देना ही देना पड़ेगा। ये होता है मौलिक अधिकार में अंतर, ठीक है। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। तो 21 के क में ये वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार में, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, आयु के समस्त बच्चे को विधि के निःशुल्क शिक्षा एवं शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 66वां संविधान 2002। अब अनुच्छेद 22 के अंतर्गत का कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब क्या कहा है कि 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार में क्या कहा गया है कि जैसे कि क्या होता है, किसी आदमी को आप अचानक गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको क्या मौलिक अधिकार है। जैसे आप दोषी नहीं है, आपको पुलिस पकड़ के ले चली जाती है, तो उसमें क्या क्या अधिकार उस संबंध में हमारे संविधान में जोड़ा गया, उसके संबंध में लोग पढ़ते हैं। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये क्या कहती है, देखिए मतलब कि आप निर्दोष नहीं है, सीधा सा बात समझिए, फिर भी आपने पुलिस जबरदस्ती आपको उठा ले, आपको हो सकता है कोई दुश्मनी से उठवा ले, कुछ भी करे, तो आपका क्या मौलिक अधिकार बनता है उस संदर्भ में समझे। तो हम ये बात कर रहे थे, अगर आपने अपराध नहीं किया फिर भी अगर आपको पुलिस उठा के ले जाती है तो उस संदर्भ में आपका मौलिक अधिकार क्या है समझिए। उसके संदर्भ में आपको 3 तरह का मौलिक अधिकार है, समझिए। पहला बात कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, पहला बात है इसमें। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको ये कारण बताए कि हमने आपको फला ने फला कारण से हमने गिरफ्तार किया, मैंने पुलिस ये कारण बताएगी कि आपको गिरफ्तार करने का। चलिए इसको एक बार उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उस फोटो से, फिर हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कि एक पॉइंट को देखिए। हम लोग बात ये कर रहे थे कि हम 22 अनुच्छेद की बात करें, कुछ दशाओं में निषेध के, मतलब ये देखिए 3 तरह की बात कही। हिरासत लेने का कारण बताना पड़ेगा, पहला बात है हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। दूसरा 24 घंटे का आने जाने के समय को छोड़कर, मतलब आप कहीं जाते हैं उसके आने जाने को छोड़कर उसके अंदर जो है कोई दंडाधिकारी, मतलब कहीं किसी कोर्ट में आपको पेश करना पड़ेगा, उससे अपने मनपसंद वकील को सलाह लेने का अधिकार होगा। तो ये 3 पॉइंट को समझ ले, इसको हम तीनों पॉइंट पे बात करते हैं, ये चीजें क्या है। इसके बाद निवारक निरोध पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये चीजें क्या है क्या। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्या चीजें हैं। ये है कि पहला पॉइंट हमने ये कहा कि किसी को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अगर किसी कारणवश ऐसे ही, ठीक है ना, तो ये पहला बात, ये आपको ये कारण बताना पड़ेगा कि चुप आपने क्यों गिरफ्तार किया। दूसरा कारण ये है कि आपको, यानी पुलिस को 24 घंटे के भीतर नजदीकी किसी न किसी कोर्ट में आपको उस व्यक्ति को मतलब देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को उसमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसके कोर्ट, नजदीकी कोर्ट में उसको देना पड़ेगा, ठीक। और 24 घंटे इसमें यह है कि समय आने जाने का, जैसे कोई दूर है कोई नजदीक है, तो उसमें आने जाने का समय आप जोड़ के 24 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब उसको छोड़ के कि आपको क्या 24 घंटे के अंतर क्या करना पड़ेगा, उस आदमी को आप प्रस्तुत कर दीजिए और कारण बता दीजिए, इस कारण से हमने इसको गिरफ्तार किया, बात खत्म। अब उसको क्या सजा देना है, नहीं सजा देना है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस ये नहीं डिसाइड करेगी तुमने चोरी किया तो डंडा मार के उसको पीटो दीटो, कान का पार फोड़ दो, ऐसा नहीं। जो सिंपली जो कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही सजा मिले। आपने फिल्मों में देखा होगा, नहीं पुलिस अरे तुमने चोरी किया मारो धड़ाक धड़ाक, ऐसा नहीं, वो नियम नहीं है। आपको कोर्ट उसके लिए सजा देगी। पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, ये बात समझिए, पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना। आप इन्वेस्टिगेट करेगी, देखेगी क्या क्या किसे कैसे हुआ है, और उसका रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय के सामने, न्यायालय मतलब जो कोर्ट के सामने में उसको प्रस्तुत किया जाता है। न कि पुलिस अपना चलिए काम करने धड़ाक धड़ाक पीटो, धड़ाक धड़ाक मुंह कान कपार फोड़ दो, ऐसा नहीं। पुलिस का सिर्फ काम है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट उसको दे, ये बात। इसके बाद उसके अपने मन पसंद वकील को सलाह लेने का अधिकार होगा। अब क्या है
हमने कोई काम किया, ठीक है ना, तो ये कौन कहेगा कि हमने सच में कोई काम किया है? कि ये भूल से भी या कोई दुश्मनी से भी तो मुझे उठा के ले जा सकते हैं ना, या आपको ले जा सकते हैं पुलिस। तो इसीलिए इसके लिए क्या होता है, वकील की नियुक्ति होती है, जो आपके तर्क से जो गुनाह होगा या नहीं, गुनाहगार है या नहीं, उसकी तरफ से अपने बात रखने का अधिकार दिया जाता है कि आप अपने किसी पसंदीदा वकील को ले जाइए, अपना दलील दीजिए, नहीं इसने गलती नहीं किया है इसलिए आप इसको छोड़ दें, इस तरह का प्रावधान। तो ये बातें कही गई। चलिए अब क्या बात है, तो ये चीज है, इसमें क्या है, निवारक। तो 19 देखिए 19, 20, 21, 22 इसके तहत जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार था। इसमें निवारक निरोध पे हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि ये चीजें क्या है, निवारक निरोध, ठीक है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। ये चीजें है क्या, इसके संबंध में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कि ये कानून, सबसे पहले ये कानून है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके पीछे तर्क जानते हैं, ये कानून क्यों लाया गया, उसका उपयोग हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स रीड वंस, इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं ये क्या है कानून। देखिए आप पढ़िए यहाँ से, ये क्या चीज है, ये कहती है कि यहाँ पे देखिए निवारक निरोध ये क्या करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 के तत्व अधीन प्रावधानों का उल्लेख है कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य है कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन कि अपराध करने से रोकना। वस्तुतः यह निवारक निरोध अनुराग की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत के सुरक्षा संबंधी कारणों की हो सकती है। जब भी किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब ये कंडीशन है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने के लिए अभिरक्षा के विरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात। दूसरा है, इस प्रकार के निरोध व्यक्तियों को यथाशीघ्र निरोध के विश्लेषण किया जाएगा। चलिए तो पहले ये समझिए, इसमें हम आगे समझा देते हैं, आगे और भी पेज है, बस पहले इसको हम समझते हैं ये चीजें है क्या, ठीक है ना। अब देखिए ये निवारक निरोध क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये। ऐसा है, आपने जम्मू कश्मीर का केस देखा होगा, जम्मू कश्मीर जो 370 अनुच्छेद को जो हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उससे पहले आपने सुना होगा कि कुछ नेताओं को उन्होंने क्या किया, पहले से, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, उन्होंने पहले से उसको जेल में डाल दिया या कहीं पे कैद कर दिया, या उसको अपने घर में ही इस तरह से बंद कर दिया कि आप घर से बाहर ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां के चीफ मिनिस्टर जो पहले जो थी वो, फिर कुछ लोग थे जो पहले से सत्ता में, जो विपक्ष के नेता थे, उन लोगों को उन्होंने क्या किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसी आर्टिकल अनुच्छेद के तहत उन्होंने क्या किया, उसको अलग से रख दिया। इसके पीछे ये तर्क होता है कि आने वाले खतरा, सरकार ये कहती है कि किसी व्यक्ति से सरकार को लगता है कि नहीं किसी तरह से बुरा होने का, या उसको कुछ समाज में उसके माध्यम से कुछ गड़बड़ होने की चांसेस है, तो सरकार के पास ये अधिकार है इस कानून के तहत कि उसको किसी कहीं पे उसको कैद कर सकती है, कि ताकि उससे कोई अपराध ना हो। मतलब क्या, माने शंका, सिर्फ शंका के माध्यम से क्या कर सकते, किसी भी व्यक्ति में जिस पे शंका हो उसको गिरफ्तार करके कहीं रख सकती है, या उसको घर में ही उसको आप पहरा लगा दीजिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल अनुच्छेद को हटाया गया, तो यहाँ पे चांस था काफी दंगा होगा, फसाद होगा, मारकाट होगा। इसलिए कुछ नेता, क्योंकि आप पूछेंगे क्यों नेताओं को क्यों रखा गया, उसके पीछे तर्क होता है, नेताओं को कांटेक्ट होगा, फिर लोगों को भड़काएंगे, फिर वो दंगा करवाएंगे। तो इसीलिए इस बात को ध्यान से समझें कि नेताओं को क्या किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसी कानून के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत, यानी निवारक निरोध कानून के तहत उसको क्या किया गया, अलग किसी कमरे में, अलग किसी जगहों पे उसको कैद करके रख दिया गया। उसको क्या करिए, कैद करके रख दिया गया, और ताकि उससे कोई बुरा काम नहीं कर सके, या कोई जो आशंका है उस तरह का कोई व्यवहार नहीं। तो यही होता है
प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून। तो ये राज्य को जो खतरा होती है तब इस तरह के कानून का उपयोग कर, ये हाल ही में देखा गया इसका गलत उपयोग होता है राज्य के द्वारा। किसी भी व्यक्ति पर शंका हो, आपको कह देंगे नहीं ये राजहित के लिए हानिकारक है, उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, मतलब काफी आपने सुना होगा 370 के कारण के बहुत सारे नेताओं को काफी ज्यादा दिनों तक उन्होंने इसके अंतर्गत रखा। तो ये नियम नहीं होता। उसके लिए देखिए इसीलिए कहते हैं सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा कर सकती है। फिर अगर इससे ज्यादा 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध करना है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना। मतलब क्या, मतलब जनरली बिना किसी बोर्ड का इंक्वायरी लिए उसको आप 3 महीना तक रख सकते हैं, लेकिन 3 महीना से ज्यादा अगर आपको किसी व्यक्ति से खतरा है, इसके लिए स्पेशल बोर्ड मतलब हुआ कि 3-4 लोगों का कमिटी होता है, ग्रुप होता है, उसको संगठित किया जाता है, उसको उसका जो है सलाहकार को बैठाया जाता है, फिर उस पर चर्चा किया जाता है नहीं इसको ज्यादा दिन तक इसको रखना है या कम दिन तक यह है इसको छोड़ देना चाहिए, इस तरह का कानून। ये एक तरह से क्या कहेंगे, ये सजा भी नहीं है, मतलब एक तरह से किसी खतरा को शंका से पहले उस आदमी को आप वो कर लीजिए ताकि बाद में कोई शंका आने की चांसेस नहीं, इस तरह का है। तो इस तरह के निवारक निरोध संबंधी अब तक बनाएगी। इसके अलावा देखिए निवारक निरोध में अलग अलग तरह के भी कानून है, उसको भी आप पढ़ेंगे। जैसे पोटा एक्ट लाया गया है, टाडा एक्ट लाया गया है, ये सब क्या चीज है उस पर हम लोग बात करेंगे। ये सब एक्चुअली कानून क्या है ना कि शंका के आधार पर कोई हमारे यहाँ आतंकवादी वाली गतिविधियां होती है, किसी तरह इस तरह से गलत गतिविधियां जो छुपके छुपके हमारे देश में हो रहा है, उस सब चीजों को रोकने के लिए ये अलग अलग हमारे सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है, उस पर हम अलग अलग बातों पर चर्चा करेंगे जितना जरूरी है। हालांकि इतना जरूरत नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट इतना समझ लीजिए कि निवारक ये कानून क्या, इसके संबंध में क्या निवारक निरोध कानून क्या चीज है, उसको एनसीईआरटी में भी थोड़ा दिया गया, इसलिए हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। उसके अंदर अलग अलग प्रावधानों को जोड़ा गया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, आने वाले टाइम में उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देंगे। अब जैसे हमने 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारे संविधान में दिया गया है, ये क्या क्या चीजें हैं और ये क्या है। हम 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। शोषण में दो ही अनुच्छेद है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग बात कर लेंगे ये क्या है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात कल करेंगे। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि किसी का शोषण होता है। यहाँ एक्चुअली बाल शोषण के मेनली कहा गया है, 2-3 तरह का शोषण की बात कही गई है। तो मानव के पाप का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिशोध में 2 चीजों को स्पेशली जोड़ा गया है। ये क्यों जोड़ा गया उसके पीछे तर्क भी समझेंगे। मतलब क्या, 23 और 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया। 23 में क्या कहा गया है ध्यान से समझे। 23 में ये कहा गया है कि मानव के इसको हम चलिए हम सोच रहे थे नहीं, इसको हम आपको दिखा देते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे ये चीजें क्या है। 23 में 24 में फिर इस पर चर्चा करें। ये देखिए 23 में क्या है, 1 मिनट, ये यार, तो हम लोग बात कर रहे थे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध 23 में देखिए, 23 में क्या गया है कि मानव के विरुद्ध दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिशोध, और 24 में क्या, बालकों को नियोजन का प्रतिशोध। पहले 23 कहता क्या अनुच्छेद उसके संबंध में थोड़ा सा पढ़ते हैं, एग्जैक्ट लाइन क्या है उसको थोड़ा सा समझना है, फिर उसको हम डिटेल से समझाते हैं क्या है। कि पहला 23 में कहा कि मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। मतलब इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी, इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषोध ठहराया गया। इसमें उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए वाद किया जा सकता है। ये दूसरा चीज है, ये नोट है, इसको समझाते हैं क्या चीज है। इसके अलावा ये क्या है, 24 में है
कि बालक नियोजन के प्रति 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये दो चीज, पहला में मानव के साथ दुर्व्यवहार कहा गया है और दूसरा बालाश्रम, ये क्या है उस पर चर्चा करते। देखिए 23 अनुच्छेद क्या है, अब ये क्यों आया उसके पीछे हम कारण भी समझाएंगे, ये क्यों इस चीजों को जोड़ा गया है। पहले लेट्स रीड उस पॉइंट को समझते हैं कि ये लाइन कहता क्या। देखिए लाइन ये कहता है कि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री, पहला बात खरीद बिक्री की बात कही गई है कि खरीद बिक्री, दूसरा बेगारी तथा किसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति से आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, आप जबरदस्ती किसी काम को नहीं लगवा सकते हैं। ये धारणा इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आजादी से पहले, ये आपने सुना नहीं होगा बट समझ लीजिए, आजादी से पहले लेबरों का, श्रमिकों का खरीद बिक्री होता था, जिसको बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया। मतलब बांग्लादेश में या और भी जगहों पर लेबरों को बहुत बुरा स्थिति था। वहां पे क्या होता था, वहां पे खरीद बिक्री होता, मतलब क्या, आप लेबरों को बेच सकते थे। ये कैसे होता था, मतलब जिसकी स्थिति बहुत दयनीय होती थी, जिसका बहुत कर्जा हो गया, तो वो किसी का गुलाम एक तरह से कहते थे, आपने सुना होगा कि उसका गुलाम हो गया। अब वो गुलाम इस तरह का इतना खतरनाक था वो व्यवस्था कि आप ऐसा गुलाम हो गया कि वो उसको दूसरे देश में उसको बेचने में ऐसा एग्रीमेंट, अब वो हमेशा उसको बेच दिए, हमेशा वो सामान की तरह उसके उसके यहाँ पड़ा रहेगा, उससे जो काम करवाना है जबरदस्ती जे वो उस तरह से। तो ये बंधुआ मजदूर का धारणा बहुत बुरा धारणा था। मतलब क्या, किसी भी ऐसा श्रम जो बहुत बेकार हो, अच्छा नहीं हो, जो किसी को करना नहीं चाहता हो, किसी को खरीद बिक्री, किसी मतलब आदमी को सामान की तरह खरीदा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसी भी चीजें होती थी। आदमी को सामान की तरह खरीदा जाता था, उसको बेचा जाता था, दूसरे देश में भेजा जाता था, जबरदस्ती उससे काम करवाया जाता था, बहुत कम भोजन दिया जाता था। इन चीजों को रोका गया था। मतलब देखिए अब आपको समझ रहा होगा कि मौलिक अधिकार में इन चीजों को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आजादी से पहले ये सब बहुत होता था। तो आजादी के बाद भी ये घटना कंटिन्यू न रहे, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान दिया और इन लोग को मौलिक अधिकार में इसीलिए जोड़ा कि मौलिक अधिकार में कि आदमी को जीवन जीने का कम से कम अधिकार होना चाहिए, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो और मौलिक अधिकार में ही क्यों, इसके पीछे और थोड़ा आप जानेंगे कि मौलिक अधिकार काफी इफेक्टिव अधिकार, उसके प्रति तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, तुरंत आपको इन चीजों पे एक्शन लेती है। इसलिए और जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज को एक्शन लेगी तो सरकार ये बाध्य हो जाता है कि उसको उस चीजों को प्रोटेक्ट करना, मतलब उसको सुरक्षा करना ही पड़ेगा, उस कानून को तुरंत एक्शन होता है, इसलिए उसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। चलो ठीक है, अब क्या है, अब एक इसमें नोट, जरूरत पड़ने, ध्यान समझ, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए वाद किया जा सकता है। मतलब क्या, आप ठीक है, हम आपको किसी काम के लिए वाद नहीं करें, लेकिन यहाँ ये भी है आपके सामने, राष्ट्र चाहे, मतलब सरकार चाहे तो किसी भी, जैसे कभी युद्ध हो गया या जरूरी पड़े तो किसी भी लेबर को जबरदस्ती चाहे तो, लेबर को मतलब किसी भी युवक को, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती चाहे तो उससे देश के सेवा के लिए काम में ले सकती है। तो वो एक्सेप्शन, मतलब अपवाद देश के सेवा के लिए, ना कि कोई अपने निजी हित के लिए, किसी काम के लिए हम किसी को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये नहीं आप कर सकते। सिंपल सी बात। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसके अलावा 24 में कहा गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कर रहे थे। मतलब 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाना, खाने या अन्य किसी जोखिम भरे नियुक्ति में, मतलब ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम का है तो आप उसको खतरनाक जगहों पे काम में नहीं लगा सकते। ये देखिए ये धारणा इसलिए आई कि अलग अलग देशों में क्या होता था, जहाँ गरीब लेबर मिलते थे, जहाँ खाने का बहुत समस्या, जिसके परिवार में काफी गरीबी, जिसके स्थिति बहुत दयनीय है, उसके बच्चे को 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे को जबरदस्ती उठा के, या जिसके माँ बाप ने काफी कर्जा ले रहा, उसके बच्चे को उठा के सीमेंट कारखाना में, या आपको बालू के कारखाना में, या आपको शीशा के कारखाना में, इस तरह का, या केमिकल का कोई ऐसा कारखाना जहाँ खतरनाक होता है, जो लंग्स यानी फेफड़े की बीमारी के लिए खतरनाक होता, उन कारखानों में इनको रख दिया जाता था और पैसा भी बहुत कम मिलता था। तो इसीलिए कहा गया है
कि पहला बात तो उसका मौलिक अधिकार छिना गया, कि उसको आप पढ़ने का अधिकार नहीं दिए, उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं दिए, उसको सम्मानपूर्ण जीवन नहीं दिए। दूसरा आपने क्या कि उससे जबरदस्ती काम करा। इसीलिए इस चीजों को रोकने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको विशेष रूप से मौलिक अधिकार में जोड़ा कि कोई भी व्यक्ति, अगर आदमी अपने बाल बच्चे को जबरदस्ती देना भी चाहता है तब भी सरकार नहीं दे सकती है, तब डबल फाइन लगा, वो तो उस गार्जियन को भी सजा होगा और जिन्होंने उस फैक्ट्री में जिस बच्चे को रखा है उसको भी सजा, मैंने दोनों आदमी को सजा होगी। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत यही कहती है, आप किसी भी 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी हानिकारक फैक्ट्री में काम में नहीं लगा। हाँ, छोटे मोटे काम में, जैसे कोई काम हो, कहीं पे किसी का सहयोग करना हो, किसी तरह का छोटा मोटा काम कर सकते हैं ये, लेकिन खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हम बच्चे को। ये हमारे, क्योंकि देखिए इससे दो बातें हो गई, एक तो बच्चे का संरक्षण हो गया और बच्चे का मौलिक अधिकार का भी संरक्षण हो गया, कि सरकार ये चाहती है कि 14 साल तक, 16 साल तक बच्चे पढ़े लिखे, उसको एक समझ डेवलप हो, उसके बाद वो अपने तरीके से काम करे सोचे समझे। इसलिए तो इतना तक हम लोग पढ़ रहे थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 3 चीजें बचे हुए, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके बाद हमारा सीरीज कल तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी में 1 दिन लगेगा, इसमें आपने काफी डिटेल से पढ़ लिया, एनसीईआरटी में 1 दिन में कवर हो जाएगा, मोटा मोटी 2 से 3 दिन में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, फिर बात करेंगे आगे चीजों को। आप लोगों का काम होगा, होमवर्क ये होगा कि एक एक लाइन को आप समझिए, लुसेंट की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बार बार पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, नोट बनाएंगे, ताकि आपका याद हो जाए। जहां जहां हम आपको बोलते हैं कि जहां से क्वेश्चन आएगा उसको विशेष रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन वहां से बोर्ड में भी आएगा और अलग एग्जाम में भी आएगा। हम कल सैटरडे है तो कल पता नहीं टेस्ट हो पाएगा कि नहीं, उसके लिए हम आपको नोटिफाई कर देंगे, या नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग इस पे टेस्ट पे बात चर्चा करेंगे कि हम लोगों को टेस्ट जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसका हम लोग टेस्ट दे के चेक कर लें कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, क्या कैसे पढ़ा, आपकी कितना तैयारी हुई है और आपका कितना तैयार है आप उसके लिए। तो उस पर हम, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।